नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ईवीएस क्लास में। हमारे एग्जाम सक्सेस जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सीखेंगे प्रकृति से जीतेंगे परीक्षा में, इसी लाइन के साथ हम अपने ईवीएस के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इपियोडम, एजी टांसले, अर्नेस्ट हेकल, चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही आंसर है एजी टांसले। एजी टांसले ने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, किसी पारितंत्र के मुख्य दो घटक कौन से होते हैं? पौधे और जीव जंतु, जैविक और अजैविक घटक, उत्पादक और उपभोक्ता, हवा और पानी। तो इसका सही आंसर है जैविक और अजैविक घटक। पारितंत्र सजीव मतलब जैविक, निर्जीव मतलब अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक अबायोटिक घटक का उदाहरण है? कवक, बैक्टीरिया, मृदा, हरे पौधे। तो इसका सही आंसर है अजैविक मतलब जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है। तो कौन है? मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी, हवा, पानी, तापमान आदि अजैविक या भौतिक घटक हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में उत्पादक का मुख्य कार्य क्या है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना, ऑक्सीजन का उपभोग करना, अन्य जीवों का शिकार करना। तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ऐसे जीव जो मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक, सर्वभक्षी, उत्पादक। इसका सही आंसर है अपघटक। अब देखिए अपघटक क्या होते हैं? अपघटक ही ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला दें, अपघटक कहलाते हैं। इनको सफाई कर्मचारी, नेचर क्लींजर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन होते हैं? कवक होते हैं, केंचुए, बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे? मृत जो मरे हुए कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मानव निर्मित पारितंत्र है? बताइए। वन, तालाब, झील, धान का खेत। तो इसका सही आंसर है धान का खेत। कृषि भूमि या धान का खेत मानव द्वारा तैयार किया गया पारितंत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान क्या है? केवल उत्पादक, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होने के कारण सर्वाहारी है। प्राथमिक मतलब शाकाहारी, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से, शाक सब्जियों से। द्वितीयक उपभोक्ता मतलब मांसाहारी, जो अपना भोजन किससे? जानवरों से प्राप्त करते हैं। और मनुष्य दोनों ही श्रेणियों में आता है, इसलिए मनुष्य को प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, एटीपी, भूतापीय ऊर्जा, पौधों का संचित भोजन। तो सही आंसर है इसका सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी पर सभी पारितंत्रों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाले जाल को क्या कहते हैं? ये मैंने कल भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। खाद्य चक्र, खाद्य जाल, ऊर्जा का पिरामिड, पोषण स्तर। तो इसका सही आंसर है खाद्य जाल। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जटिल खाद्य जाल बनाती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जीव मंडल की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय। तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक ही बात है। प्रकृति की क्या होती है? कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 100%, 50%, 10% या 1%। तो इसका सही आंसर है 10%। इसे लिंडेमान का 10% का नियम कहा जाता है। अब देखिए ये क्या होता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं लिंडमान, जिन्होंने ऊर्जा का 10% नियम दिया है। इसके अनुसार
खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। बाकी की जो 90% ऊर्जा है वो विभिन्न जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है। ठीक है, इसी को लिंडमान का ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, ऊर्जा का 10% का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? देखिए ये भी पीछे आया था, रेमंड लिंडेमान, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु। तो इसका सही आंसर है रेमंड लिंडेमान। 1942 में लिंडेमान ने यह नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी। तो इसका सही आंसर है उत्पादक। ठीक है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? उत्पादक से होती है। अब जहां से शुरुआत हो रही है तो ऊर्जा किस कहाँ पर होगी? वहीं पर होगी। उत्पादक माने पेड़ पौधे जो होते हैं, और पेड़ पौधों से ही अन्य स्तरों पर ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो उत्पादक सीधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, इसलिए यहाँ ऊर्जा की मात्रा भी क्या होती है? सर्वाधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो इसका सही द्विदिशीय, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक दिशीय। देखिए ऊर्जा हमेशा जो है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो ऊर्जा का प्रभाव होता है पारितंत्र में हमेशा एक दिशीय होती है, एक दिशा को ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, खाद्य श्रृंखला में यदि टिड्डा खाद्य श्रृंखला में टिड्डा यदि घास खाता है तो टिड्डा किस श्रेणी में आएगा? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। देखिए तो इसका सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए उत्पादक मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, और जो इन पेड़ पौधों को यानी उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करता है तो वो हमारा होगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब टिड्डा क्या होता है? टिड्डा आपने देखा है खेतों वगैरह में घास वगैरह पर रहता है, तो अपना भोजन किससे ले रहा है? वो पेड़ पौधों से, उत्पादकों से। इसी वजह से जो सीधे पौधों को खाने वाले जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, पारितंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, चक्रीय, रैखिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चक्रीय। खनिजों पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। देखिए इसका मतलब क्या है? पोषक तत्व जो होते हैं बार बार घूमकर दोबारा उपयोग में आते रहते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। अब देखिए जैसे घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को कोई दूसरा जानवर खाएगा, अब जो जानवर को कोई तीसरा जानवर खाएगा, इसी तरह से ये पूरा क्रम क्या है? चलता रहता है। ठीक है, ये श्रृंखला पूरी चलती रहती है, इसी वजह से इसको चक्रीय कहते हैं। पूरा एक चक्र बनता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 17, जैव आवर्धन क्या? जैव आवर्धन मतलब बायो मैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? जनसंख्या में वृद्धि, हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ना, फलों की मात्रा बढ़ना, ऊर्जा का तेज स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर है हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ना। अब इसे देखिए इसका मतलब क्या है? देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाना। अब इसका मतलब क्या होगा? अब जैसे कोई खेत है, खेत में देखा है आपने किसान लोग क्या करते हैं? अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए कीटों से बचाने के लिए तरह तरह के कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अब वो कीटनाशक क्या करेगा? पानी में मिलेगा। अब पानी में मिलके जो मिट्टी के अंदर, उस पानी के अंदर जीव होंगे, वो क्या वो मात्रा उनके अंदर जाएगी, फिर उन जीवों से, और उनको जो दूसरे और जानवर खाएंगे उनसे जाएगी, फिर उस जो भी उससे फसल वगैरह उगती है उसको क्या कौन खाएंगे? मनुष्य भी खाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? जो हानिकारक जो पदार्थों की मात्रा का स्तर क्या है? बढ़ता ही जा रहा है। इसी चीज को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। तो डीडीटी एक आपको पता है ये क्या है? एक विषैला कीटनाशक है। डीडीटी जैसे विषैले रसायन खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर जमा होते जाते हैं, यानी जमा हो रहे हैं। ये क्या है? बढ़ते रहने। जैव माने जीवों में, आवर्धन माने मात्रा बढ़ती जा रही है इन रसायनों की, इसी वजह से इसका नाम क्या है? जैव आवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता है? गाय, खरगोश, मेंढक, हाथी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेंढक। मेंढक शाकाहारी जीवों को खाता है, इसलिए क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। अभी बताया था प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उत्पादकों को खाएंगे, पेड़ पौधों को, और जो इनको खाएगा
प्राथमिक उपभोक्ता को यानी टिड्डे को किसने खा लिया? मेंढक ने। तो मेंढक क्या कहलाया? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। ठीक है, हमारा 19वां प्रश्न है, शाकाहारी जीव किस पोषण स्तर का निर्माण करते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है द्वितीय। ठीक है, उत्पादक प्रथम और शाकाहारी जो होते हैं द्वितीय स्तर पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? एजी कांसले, चार्ल्स एल्टन, एपी ओडम, वर्गीस कुरियन। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स एल्टन। ठीक है, 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा का। देखिए इन हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पिरामिड क्या होता है। देखिए पिरामिड क्या होता है? एक ट्राइंगुलर त्रिभुजाकार का एक चित्र होता है जो खाद्य श्रृंखला में हर एक पोषण स्तर को बताता है। यानी पोषण स्तर कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। यानी ये क्या हमारे होते हैं? पोषण स्तर। तो ये पोषण स्तर पर बताता है कि हर एक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या, ऊर्जा और जैव भार को बताता है। तो पिरामिड जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। अब संख्या का पिरामिड मतलब ये क्या बताएगा? हर पोषण स्तर पर जीवों की संख्या कितनी है। ऊर्जा का पिरामिड बताता है कि हर पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा होती है। और जैव भार का पिरामिड बताएगा हर पोषण स्तर पर जीवों का कुल भार कितना है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है, तालाब पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा, उल्टा, वर्गाकार, अनियमित। तो इसका सही आंसर है उल्टा। देखिए तालाब में उत्पादकों का भार कम होता है और बड़ी मछलियों का अधिक, जिससे क्या होगा? उल्टा पिरामिड है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, एक बड़े वृक्ष पर आश्रित पक्षियों की संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा? ये संख्या का पिरामिड पूछ रहा है। सीधा, उल्टा, बेलनाकार, क्षैतिज। तो इसका सही आंसर है उल्टा। एक वृक्ष पर अनेक पक्षी आश्रित होते हैं। ठीक है, एक जो वृक्ष होता है यानी पेड़, उस पर जो बहुत सारे पक्षी होते हैं, यानी इसलिए ये पिरामिड क्या बनेगा? उल्टा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 24, प्रश्न नंबर 24, घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित, रैखिक। तो इसका सही आंसर है सीधा। घास की संख्या सबसे अधिक और मांसाहारी की सबसे कम होती है। यानी सीधा कब बन रहा है? यानी घास की संख्या माने उत्पादकों की संख्या क्या है? अधिक है और मांसाहारियों की कम है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उत्पादकों से होती है। तो इसलिए पूरा जो क्रम चल रहा है वो एकदम सीधा चल रहा है कि पहले उत्पादक हुए, सबसे अधिक मात्रा उत्पादों की होती है। ठीक है, उसके बाद मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उसके बाद मांसाहारी, उनसे बड़े मांसाहारी। तो पूरा एक चल रहा है। तो घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा? सीधा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने भी आपको अच्छे से बताया है ना? 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं? 3। ये 3 प्रकार के होते हैं, संख्या, जैव भार और ऊर्जा का पिरामिड। प्रश्न नंबर 26 है, वन पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा, सीधा, विकृत, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीधा। ठीक है, वनों में पेड़ों का भार उपभोक्ताओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। आपने देखा होगा जहाँ वन है तो वहाँ तो संख्या क्या है? उनकी ज्यादा है। अब ज्यादा है तो वो पेड़ों का भार भी क्या होगा? जीवों का भार भी अधिक है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पिरामिड का आधार हमेशा किस पोषण स्तर को दर्शाता है? ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी, उत्पादक, अपघटक। पिरामिड का जो आधार होगा, अब कहाँ से शुरुआत होती है श्रृंखला की? उत्पादकों से। कहाँ से होती है? उत्पादकों से। तो आधार यानी सबसे नीचे कौन होंगे? उत्पादक। तो सही आंसर क्या होगा? उत्पादक। तो पिरामिड के आधार पर हमेशा उत्पादक वर्ग ही होता है। प्रश्न नंबर 28, यदि पिरामिड का शीर्ष चौड़ा हो और आधार संकरा, यदि पिरामिड का शीर्ष
चौड़ा हो और आधार संकरा हो तो वह क्या कहलाएगा? सीधा, उल्टा, समबाहु? कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है उल्टा। इसे उल्टा पिरामिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन, घास, महासागर, मरुस्थल? तो इसका सही आंसर है महासागर। सागर पृथ्वी के 71% भाग पर फैले हैं, तो इसलिए सबसे बड़ा जो स्थिर और स्थिर भी है, तो कौन पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर होगा? महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ओडम, अर्नीनेस, क्लीमेंट्स, आर मिश्रा? तो इसका सही आंसर होगा अर्नीनेस। 1973 में अर्नीनेस ने यह शब्द दिया था। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये डीप इकोलॉजी क्या होता है। देखिए डीप इकोलॉजी क्या है? ये एक विचारधारा है। जो ये विचारधारा है ये कहती है कि हर जीव और प्रकृति का अपना मूल्य होता है, चाहे वह मनुष्य के काम आए या ना आए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इकोटोन क्या है? पारिस्थितिकी, संक्रमणकालीन क्षेत्र, इकोसिस्टम, बायोम? तो इसका सही आंसर होगा संक्रमणकालीन क्षेत्र। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है जहाँ पर दो अलग अलग इकोसिस्टम मिलते हैं, उस बीच का जो क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है। जैसे एक जंगल है, जंगल के बीच का भाग है और उसके बाद क्या है? घास का मैदान है। जो जंगल और घास के मैदान के जो बीच का भाग है वही क्या कहलाएगा? इकोटोन। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है? हम्बोल्ट, हेकल, रामदेव मिश्रा, डार्विन, स्वामीनाथन? तो इसका सही आंसर है हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ भारतीय पूछ रहा है। ठीक है, सलीम अली, रामदेव मिश्रा, सुंदरलाल बहुगुणा, वर्गीज कुरियन? तो इसका सही आंसर है रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को यह उपाधि दी गई है। 34 है पादप समुदाय के समय के साथ क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रमण, जैव विकास, अनुकूलन, पिरामिड? तो इसका सही आंसर होगा अनुक्रमण। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझिए। देखिए समय के साथ किसी स्थान पर जीव समुदाय का धीरे धीरे बदलना। अब जीव समुदाय का धीरे धीरे बदलने का मतलब है, मानिए एक खाली घास का मैदान है। ठीक है, खाली घास का मैदान है, वहाँ और कुछ भी नहीं है, तो उस खाली मैदान अगर होगा तो सबसे पहले क्या उगेगा? घास। अब घास से क्या क्या उगेंगी? घास से क्या होगा? फिर झाड़ियाँ उगेंगी, झाड़ियों के बाद क्या? कुछ पेड़ उगेंगे, आखिर में उन से क्या बन जाएगा? थोड़े समय बाद क्या होगा? वो एक घना जंगल बन जाएगा। यानी एक के बाद एक उसमें क्या है? बदलाव देखने को मिला। तो यही कहा जाता है पादप समुदाय के समय के साथ क्रमिक परिवर्तन को अनुक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है गिद्ध, चील और कौवे को किस श्रेणी में रखा जाता है? उत्पादक, अपमार्जक, प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी? तो इसका सही आंसर होगा अपमार्जक। अपमार्जक मैंने आपको बताया था, अपमार्जक और अपघटक जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये मृत जो मरे हुए जीवों को खाकर क्या करते हैं? पर्यावरण को साफ करते हैं, है ना? ठीक है, यानी मरे हुए जीवों को सड़ाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो उसमें कौन आता है अपमार्जक की श्रेणी में? इसमें गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, कौवे। देखा है ना, कहीं पर क्या होता है, जो कहीं पर कोई डेड बॉडी पड़ी होती है किसी जानवर की हो, तो वहां पर ये गिद्ध हो गए, चील, कौवे वहां पर लगे रहते हैं, यानी खाते रहते हैं, यानी ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? ये पर्यावरण की सफाई करता भी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।